Hello friends, welcome back to Men's Day Out, India's only portal that covers gender stories, but from the other side. आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं संतोष कुमार जी हरियाणा से, और हमारी जो आज की डिस्कशन है ये है ऑन द मिसयूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना था। इट वाज एन एक्ट मेड टू गिव प्रोटेक्शन टू वुमेन अगेंस्ट एनी हैरेसमेंट फ्रॉम देयर इन लॉज। लेकिन बहुत सालों से इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो एक्ट है ये काफी हद तक मिसयूज होता है when women want to file counter cases on husbands. They want to settle score with husbands or demand more and more maintenance from husbands. तो आज का जो डिस्कशन है एक कोर्ट ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है, जहां पे कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि वाइफ का डोमेस्टिक वायलेंस केस एक रीबाउंड था जब उनके हस्बैंड ने उन पे डिवोर्स केस फाइल किया। तो हमारे साथ हरियाणा से है आज संतोष कुमार जी। हेलो संतोष। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग संतोष। तो संतोष जी की जो कहानी है ये शुरू हुई, इनकी जो मैरिज लाइफ है 2010 से शुरू हुई थी, और अब ये 2013 से इनकी वाइफ के साथ नहीं रह रहे हैं। इनका केस 2013 से चल रहा है, और अभी भी कोर्ट ऑर्डर आने के बाद भी इनकी वाइफ ने अपील करी हुई है अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर विच सेज दैट शी फाइल्ड डोमेस्टिक वायलेंस टू ग्रैब मोर एंड मोर मनी। तो संतोष जी हमें थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए, ये मैरिज कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, कहाँ पे मिले, कैसे हुआ? मैम ये ना अरेंज मैरिज थी और 10 फरवरी 2010 को हुई थी, और बिल्कुल ही एक सिंपल मैनर में हुई थी। मतलब कोई भी डोगरी वगैरह का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ना हमें चाहिए था ना हमें जरूरत थी। तो शादी के 2-4 दिन 10 दिन तो जैसे तैसे मेहमान उठते हैं सब वैसे ही चलता रहा, और उसके बाद फिर वही है, उसको मतलब जैसे उसके घर से फोन आते थे उसको ना घर के काम में मम्मी का हाथ पटाना ना कुछ, पूरे दिन अपने कमरे में पड़े रहना। अगर मान लो मैं उसको कुछ बोलूं कि मम्मी की हेल्प कर दिया करो या कुछ कर दिया करो, तो फिर वही लड़ाई झगड़ा। तो उन्होंने ना स्टार्टिंग से ही मतलब अपना प्रोग्राम सेट करके रखा था। ओके। सिंपल एक अरेंज मैरिज थी। ठीक है। और ये चलता रहा, मतलब आपने कुछ उनसे डिस्कशन की? आपने कभी उनसे बात करनी चाहिए कि वो मतलब वो जॉब तो कर नहीं रही थी तो घर के कामों में कुछ हाथ बटा दे? मैडम उन कई बार डिस्कस भी हुआ, कई बार उसके पेरेंट्स को भी बोला कि इसको समझाओ, लेकिन उसके पेरेंट्स उनको समझाने की बजाय सारा दोष मेरे ऊपर ही देते थे कि तुम्हारे घर में एक आधा नौकर रख लो, हमारी बेटी काम करने के लिए है क्या। अब इतना तो मतलब ये नहीं होता ना कि मान लो एक बंदा कहीं सरकारी नौकरी वगैरह हो तो फिर भी कुछ देखे, प्राइवेट नौकरी 10-12 हजार की नौकरी करने वाला बंदा कहाँ पे इतना एडजस्ट कर पाएगा। और जबकि इनको आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है वो पहले से पता थी कि हाँ जी। उसके बाद ही उन्होंने शादी कराई थी। हाँ जी। हाँ जी। राइट। फिर इनकी प्रॉपर्टी डिमांड पे आते हैं संतोष जी। आपने मुझे बताया कि कुछ महीनों बाद इन्होंने आपकी जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर झगड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने बोला कि इसको डिवाइड करो, इसका जो शेयर है वो मेरे नाम पे कर दो। तो इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली क्या था मैडम कि हमारे एक ही मकान था जो पापा ने मतलब नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाया हुआ था। तो उसकी मतलब जब घर पे ऐसे लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे तो उसकी एक मतलब डिजायर बोलोगे उसको क्या बोलोगे, उसने कहा कि मुझे ना मेरा अलग से मकान लेके दो, और ये मतलब मुझे नहीं पता कि कहाँ से तुम करोगे ये मकान बेचो, मतलब मुझे मेरा हिस्सा दो और मैं अलग ही रहूंगी। और ये उसके ना शादी एक कितने महीनों बाद ये डिमांड शुरू हुई थी? लगभग 6-7 महीने बाद ही ये चीजें स्टार्ट हो गई थी। ओके। हाँ जी, फिर बताइए आगे। तो उनका ना एक मतलब रिलेटिव था जो हरियाणा पुलिस में था, वो बार बार उनकी धमकी देते थे कि या तो तुम मतलब इसका कहा मान लो, नहीं तो हम तुम्हें अरे ऐसा कर देंगे कि हम तुम्हारी जमानत नहीं होने देंगे। मतलब कोई हरासमेंट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने अपने उस रिलेटिव के कारण। एक तरह से तो दबाव बनाना शुरू कर दिया आप पे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो
फरवरी 17 फरवरी 2011 को उनमें गुड़िया हुई, मतलब हाँ जी। वाइफ की डिलीवरी हुई और गुड़िया हुई। हॉस्पिटल में जो भी हुआ एक्सपेंसेस वगैरह वो सब कुछ मैंने पे किया। और मतलब घर में जब लड़की होती है पहली तो घर वालों को लगता है चलो घर में लक्ष्मी आ गई, तो उसके लिए भी घर वालों ने मतलब जागरण वगैरह रखवाया, उसकी फैमिली वगैरह सब कुछ हुए। तो जब गुड़िया हुई, जब तक मान लो वो बेड पे थी, मम्मी ने या सिस्टर ने उसकी जो भी सेवा करी तब तक तो वो सही रही। लेकिन गुड़िया के बर्थ होने के 2-3 महीने बाद फिर वही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो बच्चे के आने से भी कोई डिफरेंस उनके बर्ताव में कोई नहीं डिफरेंस नहीं, नहीं आया? कोई कुछ नहीं। राइट। और इसमें उनके फैमिली का कितना सपोर्ट रहा था? ये जो बार बार प्रॉपर्टी की डिमांड हो रही थी, उसमें उनकी फैमिली कितना उनको पुश कर रही थी आपसे ये डिमांड रखने के लिए? मैडम 100% प्रेशर उसके घर वालों की तरफ से ही था। डेली फोन पे बातचीत, सब कुछ मतलब जो भी हमारे घर में हो रहा है वो सब कुछ घर पे बताना, 100% प्रेशर उन्हीं की तरफ से था। राइट। लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं था कि ये मामला कोर्ट तक चला जाएगा या पुलिस स्टेशन तक चला जाएगा, इसलिए आप मतलब ये जो झगड़े चल रहे थे रोज के उसमें आप रह रहे थे? यस मैम। ओके। अब संतोष जी आते हैं 2013, जब पहली बार पुलिस कंप्लेंट हुई। आपने मुझे बताया आप अपने काम पे थे और सुबह 10:30 बजे आपको पुलिस से कॉल आई कि आपकी वाइफ ने शादी के 3 साल बाद आप पे डाउरी का केस डाला हुआ है। और आपने मुझे बताया कि आप बिल्कुल ही मतलब रोने लग गए अपने कलीग्स के सामने, आपने अपने पापा हाँ को जी, हाँ फोन जी। कर दिया था। तो इस बारे में थोड़ा बताइए कैसे हुआ था? मतलब आपने कभी सोचा था कि पुलिस से आपको कॉल आ सकती है इमिडिएटली? नहीं मैडम, मैं बताता हूँ हुआ क्या था कि जनवरी 2012 में जब हमारे झगड़े, मतलब घर वालों के साथ उसको बर्ताव ठीक नहीं रखना था, तो झगड़े ना बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो पापा ने कहा कि जब तुम्हें हमारे साथ रहना ही नहीं है तो तुम अभी ना कुछ टाइम के लिए अलग रह लो। तो मैंने किराए का कमरा ले लिया और हम वहां पे रहने लगे, जो मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर था। तो हम वहां पे रह रहे थे लगभग 1.5-2 महीने सही रहा। तो जब उसके पेरेंट्स ने मतलब फिर वही उसको प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया तो फिर वही झगड़े हो गए किराए के मकान पे जाके भी। ठीक तो है। उसके बाद क्या हुआ, 2013 18 जनवरी 2013 को मैं लगभग सवेरे 8:30 बजे के आसपास अपने घर से गया, कमरे से मतलब अपनी ड्यूटी पे गया। तो 10:30 बजे के आसपास मेरे पास फोन आता है पुलिस से कि ऐसे ऐसे यहाँ इस चौकी में आ जाओ और तुम्हारी वाइफ ने ना तुम्हारी कंप्लेंट दी है। मैंने पूछा किस चीज की कंप्लेंट दी है? तो उन्होंने कहा कि तुमने ना अपनी वाइफ से दहेज मांगा और दहेज मांगने की कंप्लेंट दी है तुम्हारी वाइफ ने। तो मैं तो एकदम होपलेस हो गया, क्योंकि मैंने तो आज तक कोर्ट कचहरी पुलिस वगैरह दूर से भी नहीं देखे थे, और एकदम मतलब ऐसा मेरे ऊपर अटैक सा आगे पड़ा। तो मैं तो होपलेस हो गए, वहीं दुकान पे अपना कुर्सी पे माथा पकड़ के बैठ गया। तो उसके बाद मेरे जो कोलिग्स वगैरह थे और मेरा जो दुकान के मालिक थे उन्होंने मेरे को कहा कोई बात नहीं, एक बार जाके देख क्या कहते हैं क्या नहीं। तो मैं अपना वहां पे गया चौकी में। तो चौकी में जाते ही मैडम उन्होंने क्या किया, उन्होंने आओ ना देखा ताओ मेरा हाथ पकड़ के मुझे हथकड़ी लगा के और कंबल पे बैठा दिया। आपसे कोई सवाल कुछ नहीं पूछा? कोई कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, जाते ही कंबल पे बैठा दिया और मेरे को बोले कि अपने पापा को फोन कर। तो अब मैं घबरा के अपने पापा को फोन किया। तो मेरे पापा भी आ गए, मेरे पापा को भी उन्होंने फिर वहीं कंबल पे बैठा दिया कि जैसे मतलब हमें हमारी न गलती, हमने कुछ भी गलती नहीं की थी, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया पुलिस ने। तो हम घंटे डेढ़ तक वहां पे बैठे रहे। उसके 1-1.5 घंटे बाद जो उनका रिश्तेदार था पुलिस में वो भी वहां पे आ गया, क्योंकि उनकी पहले से ही प्लानिंग थी मैडम, सब कुछ उन्होंने एडजस्ट कर रखा था। तो जैसे ही मैं वहां पे बैठा रहा तो वो भी आ गया। तो उसके बाद उन्होंने उस पुलिस वाले से बात करी जिसके हाथ में वो कंप्लेंट थी, तो उसने हमें प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया।
जब आप प्रेशराइज बोलते हैं संतोष जी, तो किस किस तरह का प्रेशर कर रहे थे ये आप पे? प्रेशर मतलब यही थी कि जो भी उनकी मतलब डिमांड्स है वो मान लो। क्या डिमांड्स थी उनकी? इन्हीं चीज, प्रॉपर्टी की डिमांड थी और क्या डिमांड थी? जैसे वही प्रॉपर्टी की डिमांड की, मान लो ये कुछ भी नहीं करेगी, तुझे सब कुछ अपने आप ही एडजस्ट करना है, बाकी इस टाइप की चीजें कि ये काम नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, जो इसकी मर्जी होगी वो करेगी, इस टाइप के मतलब प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लो वो मतलब मेरे को ना एक तरह से पेट बना के रख देना चाहते थे उसका, कि जो इसकी मर्जी होगी वो करेगी ये। बिल्कुल। ठीक है, फिर वो मामला कैसे निपटा, आप कैसे वहां से निकले? और तो मतलब फिर क्या हुआ कि उसमें हमने भी फिर एक दो हमारे जो जानकार थे, हमने भी उनको बुलाया, तो उन्होंने फिर उसको समझाया, उसका जो अंकल थे उनको समझाया कि देखो ये मामले कोर्ट कचहरी में थाने में नहीं निपटते, आप एक काम करो, आप मतलब जो भी लेना देना है वो कर लो, अपनी कंप्लेंट वापसी ले लो, और उसके बाद हम आपके घर जाके आके बात करते हैं इस बारे में, जो भी इस बारे में करना होगा, कैसे क्या डिवाइड करना है क्या नहीं, घर आके बात करते हैं इस बारे में। तो फिर हमने भी, उन्होंने भी पंचायती राजीनामे पे साइन कर दिया और हमने भी पंचायती राजीनामे पे साइन कर दिया। तो जाते जाते भी उसकी मम्मी मेरे को बोली कि देख आज तो मतलब तेरे को हमने नजारे दिखा दिए। तो एक किस्म से आपको बता रहे थे कि देखो, अगर तुमने नहीं मानी हमारी बात तो हम इससे ज्यादा बुरा बर्ताव भी कर सकते। हाँ हाँ, इससे मतलब वही कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि आज तो हमने तेरे को नजारे दिखा दिए, कि और अगर आगे भी और कुछ इससे ज्यादा भी देखना है ना तो बता दियो। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? फिर दोबारा वो आपके घर आई या क्या हुआ उसके बाद? नहीं, वो तभी अपनी मम्मी के साथ गुड़िया को लेके अपने पेरेंट्स के घर चली गई। ओके। तो जब मतलब मेरे को भी डर था कि कहीं ये मेरे को झूठे केसों में ना फंसा दे, तो इसीलिए मतलब मैं किसी मतलब अपने एक रिलेटिव के थ्रू किसी एडवोकेट से मिला, और उन्होंने कहा कि तुम अगर इससे छुटकारा चाहते हो ना तो तुम डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दो। तो मैंने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी। जब उनके पास वहां पे संबंध गए तो उन्होंने फिर दोबारा वही, जो उनकी फेक कंप्लेंट थी, फिर दोबारा वही कर दी। तो उसके बाद हमारा पंचायत में ये फैसला हुआ था कि लड़का अपनी डाइवोर्स की पिटीशन उठा लेगा और लड़की अपनी जो भी इसने दहेज की कंप्लेंट दी है वो वापसी ले लेगी। और उसके बाद मतलब पंचायत में बैठ के मतलब अगर लड़का लड़की साथ रहना चाहते हैं तो वो फैसला कर लेंगे, या जिस टाइप का भी जो भी होगा वो फैसला कर लेंगे। तो क्या हुआ, मैंने अपनी डाइवोर्स की पिटीशन उठा ली और उसने अपनी दहेज वाली पिटीशन उठा ली पुलिस से। ओके, तो वो आपके साथ रहना चाह रही थी, वो अलग नहीं रहना चाह रही थी आपसे? हाँ, तो उसमें क्या था, उसका भी एक कारण है ना मैडम, कि जब उसने पिटीशन तो अपनी वो थाने से उठा ली, तो उसके बाद जो हमारे पंचायती थे उन्होंने उनको कई बार कन्वे करने की कोशिश करी कि आओ बैठ के बात करते हैं, तो उन्होंने कभी भी उनको टाइम नहीं दिया। मतलब कि कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, मतलब धक्के ही खिलाते रहे हमें भी। हम भी कई बार गए उनके पास, लेकिन कभी भी उन्होंने हमारे से सीधे मुंह बात नहीं करी। वो बिल्कुल मतलब गेम्स खेलते रहे, डीले करते रहे प्रोसेस। ये नहीं था हाँ कि जी, हाँ जी, हाँ चलो जी। सच में इसको रिजॉल्व करना है या सीरियसली इस पे नहीं कुछ सुलह करनी है, वो ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, इस टाइप का कुछ नहीं था। ठीक है। और उनके जो एक्यूजेशंस है, एलिगेशंस है, वो थोड़े आप डिटेल में बताएंगे? क्योंकि मैंने पढ़ा है, जो आपने मुझे बताया भी था, कि इन्होंने ये भी कहा कि बच्चे की डिलीवरी के टाइम आपने 1 रुपया नहीं दिया, सारा खर्चा उनके माँ बाप ने उठाया था। हाँ जी वो आप डाउरी एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो इस पे थोड़ा बताइए। मैडम, हाँ मैं बताता हूँ। 2013 में जो उसने कंप्लेंट दी थी उसमें उसने लिखा हुआ है कि जो 2 महीने तक हमने उसको मतलब बिल्कुल ठीक ठाक रखा, और 2 महीने के बाद हमने उसको दहेज के लिए परेशान करना स्टार्ट कर दिया। 2013 में उसने जो भी 2-3 कंप्लेंटें दी थी उनका मैटर सेम था। लेकिन जो 2015 में उसने कंप्लेंट दी है जिसके ऊपर डोवरी मेंटेनेंस और 498 ए केस फाइल हुआ,
उसका मैटर उनसे डिफरेंट है। लेकिन ये सारी कंप्लेंट्स तभी फाइल हुई है जब आपने पहले डिवोर्स पिटिशन डाली। हाँ जी, मैंने डाइवोर्स पिटिशन डाली थी। क्यों नहीं, उसने पहले मेरे ऊपर झूठी कंप्लेंट दी थी। झूठे केस थे, लेकिन ये जो बाकी के जो चार्जेस है वो तभी आए जब डिवोर्स पिटिशन इनके पास समझ में गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हुआ, 2015 में उसने जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए, वो 2015 में एलिगेशन में कह रही है कि मुझे शादी के पहले ही दिन दौरी के लिए परेशान करना स्टार्ट कर दिया। सासू ने अंगूठी मांगी, ननद ने सोने की चैन मांगी, लड़के ने मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए मांगे। तो और मुझे कभी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया, और ये कि मेरे को काम करने के लिए परेशान करते थे। जब मेरी लड़की की डिलीवरी हुई हॉस्पिटल में, तो लड़की के हॉस्पिटल का सारा बिल, डिलीवरी का सारा बिल मेरे पेरेंट्स ने दिया। मतलब कि इस टाइप के बहुत सारे एलिगेशन थे उसके। लेकिन एविडेंस कोई नहीं दे पाई थी, क्योंकि जैसे हॉस्पिटल बिल है, ये तो बहुत ही आसान एविडेंस है, क्योंकि जिसने भी पेमेंट करी होगी उनके नाम पे बिल होगा। तो एक बेसिक एविडेंस भी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई जो एलिगेशन लगा रही थी। मैडम, जब एलिगेशन ही सारे झूठे के झूठे थे, अब मान लो कभी, आजकल तो आपको भी पता है, मान लो कभी भी प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दूसरे तीसरे दिन से ही डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट हो जाता है बंदे का। तो जो भी उसकी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह थी, आप गुड लक कह लो या कुछ कह लो, प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास ही रहेगी उसकी। उसके बाद जो हॉस्पिटल की डिलीवरी का एक्सपेंसिस था वो सारा मैंने दिया था, तो उसका बिल भी मेरे नाम ही था। तो जैसे मैंने लगभग अपनी एविडेंस में 62 फोटोग्राफ्स सबमिट किए थे अपने एविडेंस में। तो कोर्ट ने उनको भी कंसिडर किया है कि जब मतलब या तो बंदा परेशानी करेगा, या मतलब एक है, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक हाथ पे वो परेशान कर रहा और एक हाथ से तुम्हारे मतलब साथ स्माइल करके फोटो खिंचवा रहा। दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। तो कोर्ट ने हर चीज को कंसिडर करके जो डिसीजन था वो मेरे फेवर में दिया मैडम, और एक अच्छी जजमेंट कोर्ट ने मुझे दी। तो ये कब आया था संतोष जी ये जजमेंट? ये 4 अक्टूबर 2019। मतलब लगभग 6 साल बाद, जबकि आपका कोई कसूर भी नहीं था। 6 साल तक आप में लड़ते रहे। उसके बाद कोर्ट ने ये माना है कि जो भी चार्जेस थे डोमेस्टिक वायलेंस के, डाउरी के, ये सारे गलत थे। राइट। और उनको कोई मेंटेनेंस अवार्ड हुई है अभी? आप उनको कुछ मंथली खर्चा दे रहे हैं? हाँ, वो मेंटेनेंस केस में उनको 6000 पर मंथ मेंटेनेंस अवार्ड हुई है, और वो रेगुलरली पे कर रहा हूँ। और उन्होंने मेरे ख्याल से और ज्यादा भी मांगे हैं दूसरे केस में, वो भी कोर्ट ने मना कर दिया है उनको भी। मैडम, डिमांड तो उनकी क्या थी? उनके मुताबिक तो मैं 25,000 रुपए मेडिकल स्टोर से कमाता हूँ। मेरे पापा का जैसे लकड़ी के दरवाजे वगैरह बनाते हैं मेरे पापा, तो उसने कोर्ट में शो करने की कोशिश की कि मैं उसमें पार्टनर हूँ, जबकि वो जो बिजनेस है वो मेरे पापा का खुद का एस्टेब्लिश किया हुआ है। और मतलब जब मैं अलग काम कर रहा हूँ तो मेरा तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि परिवार का जो जिम्मेदारी है वो तो फादर के ऊपर ही है मैडम सारी। और कोर्ट ने ये कहा है कि वो एजुकेटेड इनफ है कि वो भी काम कर सकती है, लेकिन काम नहीं कर रही है वो। हाँ जी, राइट। तो अक्टूबर 2019 में ये फैसला आने के बाद अब इन्होंने दोबारा अपील करी है मेरे ख्याल से। जी, इन्होंने सेशन में अपील किया मैडम। अभी मुझे मार्च में सम्मन मिले थे, लेकिन कोरोना की वजह से उसमें डेट नहीं लग पाई। तो अब जो इन्होंने अपील की है इसमें ना 2-3 एलिगेशन इन्होंने और बढ़ा के लगाए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो भी उसके पढ़ाई वगैरह के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मेरे पास हैं। और अब आप इसको मेरा गुड लक कह लो या कुछ कह लो, हुआ क्या कि अब अगर मान लो वो ना मतलब मेरे पास से जाने के बाद आशा वर्कर की जॉब करने लगी थी वहां पे। तो मैंने आशा वर्कर की में आरटीआई लगाई थी और उसके डॉक्यूमेंट्स की ना सर्टिफाइड कॉपी ली थी मैंने। तो अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है तो सर्टिफाइड कॉपी मुझे कैसे मिल जाएगी उनकी? आशा वर्कर की जॉब तो वो कर रही है ना मैडम, तो डॉक्यूमेंट्स उसी ने लगाए होंगे वहां पे। और जो ये जॉब तो ये इन्होंने कोर्ट में डिस्क्लोज किया था कि मैं काम कर रही हूँ या नहीं किया था?
नहीं मैडम, क्या था कि इन्होंने जैसे 2015 में 14 अक्टूबर के आसपास इन्होंने मतलब केस फाइल किया था, और 16 अक्टूबर को इन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया था। अच्छा, तो बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं कि पैसे मेंटेनेंस के चक्कर में उन्होंने अपनी जॉब ही छोड़ दी ताकि आपसे और ज्यादा पैसे ले सके। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अब मतलब इनकी क्या डिमांड है, फाइनल क्या डिमांड है वो? क्योंकि 6 साल 7 साल हो गए केस चल रहा है, आप मेंटेनेंस दे रहे हैं, 7 साल के बाद मुझे नहीं पता कितना पॉसिबल है एक कपल के लिए दोबारा इकट्ठे रहना, जब इतनी बिटरनेस आ चुकी है दोनों के बीच में। कोई तो चीज है क्या मैडम। क्या चाहती है वो? मैडम देखो, वो उसने मतलब कि क्या है कि वो चाहती है कि मैं उसको अब भी ले आऊं, हम्म। लेकिन अब जो 7 साल में मैंने भुगता है उसके उसने मतलब मुझे जेल भी भिजवाया। मेंटेनेंस के चक्कर में एक बार मैं दे नहीं पाया था, तो उसने एग्जीक्यूशन फाइल करके मुझे जेल भी भिजवा दिया था। तो इतना सब कुछ होने के बाद तो मतलब एक साथ रहना इम्पॉसिबल। बिल्कुल। तो उनकी यही डिमांड है कि वो वापस आना चाह रही है, डिस्पाइट आप पे और आपके फैमिली पे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस जो डाले थे, डिस्पाइट दैट वो हाँ बोल जी, रही है कि मुझे वापस उसी घर में वापस जाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपकी डॉटर के बारे में कुछ बताइए, आप उनसे टच में हैं? वो आप मिल सकते हैं उनसे, या वो आपकी जो एक्सेस है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है? नहीं मैडम, मैंने ना 2-3 बार मिलने की कोशिश करी है, लेकिन उसने मुझे मिलने नहीं दिया कभी भी उससे। तो बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है आपका डॉटर के साथ? बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है, कोर्ट में भी नहीं लेके आती, कुछ नहीं, मतलब इस टाइप का कुछ नहीं है। नो एक्सेप्ट। हालांकि जो मेंटेनेंस है वो आप ही दे रहे हैं, लेकिन हाँ इसके जी। बावजूद आपको एज अ फादर, बायोलॉजिकल फादर, कोई राइट नहीं है अपनी खुद की डॉटर से मिलना। नो नो मैम। राइट। तो संतोष जी, मतलब आप कैसे इसको कहाँ खत्म करेंगे आपने, मतलब क्योंकि अभी तक तो आप समझ चुके होंगे कोर्ट कैसे चलता है, डेट कैसे मिलती है, और हाँ जी, मतलब अगर आप हाँ जी, हाँ नॉर्मल जी। प्रोसेस से जाएंगे तो 20-30 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो आप क्या एडवाइस मैडम देना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं और जो आपकी तरह ही सिमिलर केसेस फॉलो कर रहे हैं, और उनके लिए क्या एंड रिजल्ट है इसमें? मैडम मैं तो एंड रिजल्ट ये देखता हूँ कि सत्यमेव जयते, देर से सही लेकिन जीतूंगा जरूर। चलिए, ये बहुत अच्छा कहा आपने, और हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपका ये मामला जो है खत्म हो, दोनों पार्टीज अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके, और ये केस वगैरह जो है मतलब इसका कोई एंड है नहीं, दोनों पार्टियों के लिए यू नो इट इज अ काइंड ऑफ टॉर्चर फॉर बोथ द पार्टीज। तो बस यही दुआ है कि आपका जल्द से जल्द सारा मामला निपट जाए और आप अपनी बेटी से भी मिल पाए। थैंक यू मैम। Right. Okay, Santosh ji. Thank you very much for joining us. Or we'll keep coming back with many more such stories, which will guide us how the practical world works when it comes to matrimonial cases. Thank you.